इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो होता है बेसिक वर्ड। अगर आप शुरुआत से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिल्कुल शुरू से आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं ज़ीरो से, तो ये क्लास आज आपके लिए है। बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करने वाला हूँ मैं। जिनको इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती उनके लिए ये क्लास है। तो आप देखिए, शुरुआत में सबसे पहले बेसिक वर्ड्स, जो इंग्लिश के बेसिक वर्ड होते हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क। लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। ये बेसिक वर्ड है, आप इनको नोट कर लेना। ये सारे के सारे बेसिक वर्ड है। दिस, दैट, दिस, दोज, हेयर, देयर, माई, योर, हिज, हर, और आई, यू, दे, वी, ही, शी। ये सारे बेसिक वर्ड याद करने के बाद हम सबसे पहले नॉन वर्बल सेंटेंसेस का इंग्लिश बनाना सीखेंगे। जीरो से अगर शुरू करना है तो जीरो लेवल से, बिल्कुल निचला लेवल से शुरू कीजिए और फिर धीरे धीरे एक दिन आप हीरो बन जाएंगे इंग्लिश में। तो इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे सेंटेंसेस में? दिस, दैट, दिस, दोज, ये सारे के सारे बेसिक वर्ड हैं। इनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? जैसे यह एक घर है, यह एक घर है, वह एक घोड़ा है। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, मैं एक टीचर हूं, वह मेरा भाई है। आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। आप बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं तो जीरो लेवल से ही सीखिए। यह एक घर है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है वो किसके साथ क्या लगता है। यहाँ पर तीन तरह के हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर और एम। इनका इस्तेमाल कहाँ होता है ये जानना बहुत जरूरी है। एक बार आपने समझ लिया कि इनका इस्तेमाल किसके साथ होता है, फिर लास्ट तक कोई नियम बदलता नहीं है, यही नियम रहता है। तो इसका इस्तेमाल तो किसी भी एक चीज के लिए यानी कि हम सेंटेंस में जब सब्जेक्ट एक हो तो एक चीज के लिए क्या करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे। और एक से ज्यादा के लिए आर का इस्तेमाल करेंगे, आर। फिर एम का इस्तेमाल, तो आई के साथ एम लगता है, ये फिक्स है, इसके साथ कोई चेंजिंग नहीं। और यू के साथ आर लगता है। इन दोनों को छोड़ के ये जो नियम मैंने लिखा है एक चीज के लिए, यानी कि सब्जेक्ट जब एक हो तो इज लगेगा और एक सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो तो आर लगेगा। ओके, एक चीज से मतलब क्या होता है कि यह एक घर है, तो यह यानी कि दिस, यह हमेशा एक के लिए इस्तेमाल होता है, वह हमेशा एक के लिए इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ पर ये सब घर है, ये सब घोड़े हैं, वो सब घोड़े हैं, तो एक से ज्यादा चीज की बात हो रही है तो वहां आर लगेगा। हम बनाते चलते हैं। यह एक घर है, दिस इज अ हाउस। ओके, वह एक घोड़ा है, दैट इज अ हॉर्स। ओके, एक के लिए हमेशा इसका इस्तेमाल होता है, आई और यू को छोड़कर। इनके साथ फिक्स है, आई के साथ एम, यू के साथ आर। मैं एक टीचर हूं, आई के साथ एम, आई एम अ टीचर। ओके, वह मेरा भाई है, वह ही इज माई ब्रदर। ओके, लड़का के लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं, नहीं पुरुष के लिए। और लड़की होगी, जैसे वह मेरी बहन है तो शी इज माई सिस्टर। ओके, ये अभी आपको समझ में आ गया कि इज, आर, एम किसके किसके साथ हम लगाते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ इज और किस सब्जेक्ट के साथ आर का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग तैयार हैं, तो हम लोग का इंग्लिश होता है वी। वी के साथ क्या लगेगा? वी क्या हुआ, एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है, यानी एक से ज्यादा की हम बात कर रहे हैं, हम यानी हम लोग। ओके, तो हम लोग हो गया, तो वी के साथ आर लग जाएगा। वी आर, तैयार का रेडी, वी आर रेडी। वे लोग खिलाड़ी हैं, तो वे लोग का मतलब होता है दे। यहां पर किसका बोध हो रहा है? बहुवचन का, यानी एक से ज्यादा का बोध हो रहा है, सब्जेक्ट। तो दे आर प्लेयर्स। जब भी एक से ज्यादा का बोध हो तो उसके साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, वो सब मेरी किताबें हैं, तो वो सब मतलब दोज। अब इसमें भी एक से ज्यादा का बोध हो रहा है तो दोज आर माई बुक्स।
ओके, राहुल मेरा भाई है, तो राहुल एक नाम हो गया। तो राहुल से क्या बोध होता है? सिंगुलर नंबर की, यानी एक वचन की, यानी एक ही की बात हो रही है यहाँ पर, सब्जेक्ट एक है। तो राहुल के साथ क्या लगेगा? एक के लिए हमेशा इज का इस्तेमाल होता है। तो राहुल इज माई ब्रदर। ओके, रमेश मेरे चाचा हैं, तो रमेश एक नाम का बोध होता है, यानी एक ही चीज की, सब्जेक्ट यहां पर एक ही है। तो रमेश के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। रमेश इज माई अंकल। ओके, यह हमारा गांव है, यह हमारा गांव है। यहां पर हमारा से यह मत समझ लेना आप कि यहां पर बहुवचन का बोध हो रहा है। सब्जेक्ट यह है और गांव भी एक ही है। एक गांव है, यह हमारा गांव है, यानी कि हम सब बहुत है, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर यह है, यानी एक है। दिस के साथ हमेशा इसका इस्तेमाल होता है। ओके, तो यह, दिस इज आवर विलेज। ओके फ्रेंड, इसी तरह से जितने भी नॉन वर्बल सेंटेंसेस है, यानी कि इसमें कोई क्रिया नहीं है, एक्शन क्रिया नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है, यानी जिसमें जैसे खाना पीना सोना उठना बैठना खेलना कूदना, ये वाली क्रिया इसमें नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस इस तरह से बनाए जाते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होता है बेसिक वर्ड का जानना, जो अभी से लेकर लास्ट तक, दूर तक, यानी कि जितना भी आप इंग्लिश सीखते रहेंगे उसमें सभी जगहों पर यह काम आता है, ये बेसिक वर्ड। और बिना बेसिक वर्ड के सेंटेंसेस नहीं बनेंगे। और उसके बाद इज आर एम कहाँ पर लगता है, यानी हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम का इस्तेमाल कहाँ होता है वो सीखना जरूरी होता है। तो भी मैंने आपको बता ही दिया और आप समझ चुके होंगे। तो इसी तरह के सेंटेंसेस क्रिएट कर करके जो नॉन वर्बल हो उनका आप इंग्लिश ट्रांसलेट करते जाइए, इस तरह से प्रैक्टिस करते जाइए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इस तरह से आपने बेसिक वर्ड याद कर लिया, और इज आर एम कहाँ लगाते हैं, किसके साथ इज लगाते हैं, किसके साथ आर और किसके साथ एम, ये आपको समझ में आ गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस क्रिएट कीजिए और उसको घर पे ही प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, प्रैक्टिस कीजिए। वह मेरे पिताजी है, ही इज माई फादर। वो मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर। वे लोग मेरे पड़ोसी हैं, दे आर माई नेबर्स। यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। ये सब तुम्हारी किताबें हैं, दीज आर योर बुक्स। वो सब तुम्हारे पेड़ हैं, दोज आर योर ट्रीज। वह मेरा पंखा है, दैट इज माई फैन। इस तरह के सेंटेंसेस क्रिएट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ, वीडियो को वैसे लोगों तक शेयर जरूर कीजिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो अब तक का वीडियो हमारा देखने के लिए थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।